हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में विशेष करके हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर लॉज हैं उस लॉज पर डिस्कशन करेंगे। और ये लॉज कोई नए नहीं है, आप देखेंगे कि जनरल अलजेब्रा में जो रूल्स हैं उसी रूल को डेराइव हमने फिर बुलियन अलजेब्रा में भी किया था और उसी से मिलता जुलता ये भी रूल है। ये सारे लॉ उसी तरह से काम करते हैं जैसे बुलियन अलजेब्रा में काम कर रहे थे। कुछ डिफरेंस है, कुछ नए हैं, उन पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, हम इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा दिया हुआ इक्वेशन या एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में भले ही उसका रिप्रेजेंटेशन बदल जाए, सिंबल बदल जाए, कनेक्टिव बदल जाए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारा बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जब भी किसी लॉजिकल इक्विवेलेंस का हम इस्तेमाल करें तो हमारे मीनिंग में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रख करके हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लॉ कहता क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी जो हमने प्रीपोजिशनल वेरिएबल इस्तेमाल किया वो वही पी और क्यू है। पी रिप्रेजेंट करता है इफ़ यू स्टडी, क्यू रिप्रेजेंट करता है यू पास द एग्ज़ाम। सीधी सी बात है, कहने का मतलब इफ़ यू स्टडी देन यू पास द एग्ज़ाम। अगर आप पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम पास करते हैं। लेकिन दो अलग अलग प्रोपोजिशन है। पहला इफ़ यू स्टडी, इसका आंसर निश्चित रूप से ट्रू फॉल्स हो सकता है अगर आप स्टडी करते हैं या यू डू नॉट स्टडी। ठीक उसी तरह यू पास द एग्ज़ाम, यू नॉट पास द एग्ज़ाम। तो इस तरह से P और Q दो अलग अलग प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं जिनको हम अपने प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस में जो स्टैंडर्ड लॉ है उसमें हम डेराइव करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले से लॉ एस्टैब्लिश्ड है, इस लॉ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लॉ हमारे बुलियन अलजेब्रा में आप पढ़े हैं वही लॉ है, केवल कनेक्टिव यहाँ पर चेंज हो रहा है, मीनिंग वाइज बहुत अंतर नहीं है। सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बोलता है कि कोई भी प्रोपोजिशनल वेरिएबल अगर P है और उसको हम कंजंक्शन के थ्रू ट्रू के साथ कंजंक्शन करेंगे तो वेरिएबल इटसेल्फ होगा। या फिर डिसजंक्शन की भी बात करें तो P डिसजंक्शन फॉल्स इज इक्वल टू P कंजंक्शन T इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ देखिए ट्रू है, यहाँ फॉल्स है। इसको के लिए हमने वेरिएबल यहाँ बना रखा है, जरा सा हम देख लें। ये है हमारा P, इसको हम ले लें फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। यही चार कंडीशन हो सकते हैं क्योंकि बाइनरी फॉर्म हम लेके चले तो यही होंगे। इसके बाद हमने निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q लिखा है। तो निगेशन ऑफ P क्या होगा? ट्रू ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स। ये यहाँ पर देखिए ये ट्रू होगा, थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको आप सुधार लेंगे। ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। तो चूंकि ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स किया। निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q होगा फॉल्स के लिए ट्रू, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू और ट्रू के लिए फॉल्स। तो इस तरह से हमने उसका निगेशन भी बना लिया है। ये सामान्य कंडीशन है जिसको हमने बनाया है। अब हम इसको आइडेंटिटी लॉ को प्रूफ करेंगे। तो सपोज मानिए कि ये P फॉल्स है, तो फॉल्स एंड ट्रू, हम जानते हैं कनेक्टिव का रूल, फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब P का जो स्टेटस है ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू P। तो ये हमारा इक्वेशन है जो बिल्कुल सही है।
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दें तो ये लॉजिकल और एंड को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल और को रिप्रेजेंट करता है। तो आइडेंटिटी लॉ बुलियन में भी हमको पढ़ने थे, शर्त यही था कि वहाँ हम वेरिएबल एंड 1 करते थे तो वेरिएबल होता था, वेरिएबल और 0 करते थे तो वेरिएबल होता था। तो ये आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ कहने का मतलब इस इक्वेशन को आप एज इट इज इसको चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये दोनों ही बराबर है। ये आई ऑफ बिहोल्डर है, देखने में भले अलग है लेकिन दोनों का वैल्यू या ट्रूथ टेबल सेम है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद डोमिनेशन लॉ है। डोमिनेशन लॉ क्या कहता है कि P और ट्रू इक्वल टू ट्रू और P एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पर अगर हम डिसजंक्शन की बात करें तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल में अगर ट्रू के साथ डिसजंक्शन करेंगे तो हमेशा ट्रू होगा, इस P का कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह इस P को अगर कंजंक्शन के साथ फॉल्स के साथ करेंगे तो ये फॉल्स होगा। तो एंड और ऑपरेशन को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि P और P इक्वल टू P और P कंजंक्शन P या एंड P हम बोलते हैं तो आप और आसानी से समझ पाएंगे। तो ये है P और P इक्वल टू P, P एंड P इक्वल टू P। तो यहाँ पर अगर किसी वेरिएबल को डिसजंक्शन कनेक्टिव के साथ उसी वेरिएबल को ऐड करेंगे तो वेरिएबल एज इट इज होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर एंड ऑपरेशन भी करेंगे तो किसी भी वेरिएबल को उसके डुअल वैल्यू या उसकी कॉपी से आप एंड या और ऑपरेशन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद डबल निगेशन लॉ, ये भी आप जानते हैं। डबल बार जो हम डिजिटल वेरिएबल में या बुलियन वेरिएबल में करते थे तो कि निगेशन ऑफ P का निगेशन करेंगे तो P होगा, तो ये भी एज इट इज काम करता है। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि P डिसजंक्शन Q इज इक्वल टू Q डिसजंक्शन P। मतलब किसी भी कनेक्टिव में वेरिएबल के ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होता, ऑर्डर आप पहले रखें बाद में रखें। जैसे यहाँ P डिसजंक्शन Q हमने लिखा है, उसको Q डिसजंक्शन P भी लिखेंगे तो मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। या अगर हम एंड ऑपरेशन की बात करें तो P एंड Q इक्वल टू Q एंड P होता था, तो वहाँ यहाँ बोलेंगे P कंजंक्शन Q इक्वल टू Q कंजंक्शन P। तो ये दोनों अभी तक अगर देखें तो सारे वेरिएबल हमारे बाइनरी इक्विवेलेंट ही चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें, यहाँ भी ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। जैसे P और Q ब्रैकेट में हमने रखा है, फिर और R किया है, तो यहाँ P और Q और R, मतलब यहाँ पर पहले हमने इसको ऑपरेट किया है, यहाँ पर हमने बाद वाले वेरिएबल को ऑपरेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले करें बाद में करें, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो जनरल बाइनरी वेरिएबल है, मतलब नॉर्मल अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा या प्रेडिकेट लॉजिक में लॉ में कोई अंतर नहीं है, आप एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे लैंग्वेज की प्रोसेसिंग में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक उसी तरह हम बोल रहे हैं P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, P Q को पहले हमने ब्रैकेट में रखा है, यहाँ पर Q R को रखा है, तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट में कंक्लूजन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप यहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम एक्सप्रेशन को सोल्व करने में। ठीक उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। अब देखिए यहाँ डिसजंक्शन बाहर में है, इसको नॉर्मल वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं कि P डिसजंक्शन Q एंड P डिसजंक्शन R। तो ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। तो इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा भी
अगर बुलियन को याद किए हैं तो उसी को रिवाइज कर लेने की ज़रूरत है। इसमें बहुत कोई अंतर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ, जब अप्लाई करेंगे तो इसको ध्यान में रखना होगा कि बोथ दिस इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, इसीलिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात ही हम कर रहे हैं। इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ बुलियन अलजेब्रा में बड़ा इफेक्टिवली सिंप्लीफिकेशन में मदद करता था, यहाँ भी मदद करेगा। ये क्या बोलता है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। देखिए यहाँ पर है कंजंक्शन, यहाँ है डिसजंक्शन, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ठीक उसी तरह यहाँ है डिसजंक्शन तो यहाँ है कंजंक्शन। तो ये बुलियन के बहुत बड़े फेमस लॉ है जो हमारे प्रोपोजिशनल लॉ में भी, प्रोपोजिशनल लॉजिक में, प्रोपोजिशनल अलजेब्रा में, प्रोपोजिशनल कैलकुलस हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कली जनरली। तो यहाँ पर ये सारे इक्विवेलेंस एज इट इज काम करते हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। हाँ, एब्जॉर्प्शन लॉ को जरा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ ऐसा वहाँ भी था, लेकिन हमें यहाँ देखना होगा, हम बना के देख लें कि क्या यह सही है या नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में हम सोल्व करें P और Q। P और Q मतलब P डिसजंक्शन Q। P और Q अगर हम यहाँ से देखें P और Q तो क्या होगा, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ये ऑप्शन है और, तो फॉल्स और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, और ट्रू ट्रू तो ट्रू होता ही है। तो ये हमारा P डिसजंक्शन Q है। अब इसके बाद आगे क्या कहता है कि P कंजंक्शन, मतलब फिर से हम करते हैं P कंजंक्शन P डिसजंक्शन Q। P डिसजंक्शन Q तो हमने यहाँ बना लिया है। अब यहाँ पर P के साथ हम कंजंक्शन करें तो फॉल्स एंड फॉल्स, मतलब ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर जरा देखें फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा, और ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा। अब इसको आप गौर से देखें, मतलब इस इक्वेशन को और P के वेरिएबल को जरा देखें, फॉल्स देन दिस इक्वेशन फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, मतलब इट इज जस्ट इक्वल टू प्रोपोजिशन P। तो इसी को इक्विवेलेंस लॉ हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, P एंड P और Q इक्वल टू P। ये बात समझ में आ गई। ठीक इसका उल्टा करें तो P और P एंड Q, तो पहले हमको P एंड Q बनाना, ये P और Q है, हम ऐसा करते हैं कि P एंड Q कर ले पहले, तो P Q हमारा यहाँ है, और ऑपरेशन है एंड ऑपरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, कंजंक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो P एंड Q फॉल्स 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 एंड P एंड Q फॉल्स 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 एंड ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, और ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक यही वैल्यू आता था बुलियन अलजेब्रा में, सिर्फ अंतर ये था कि F को वहाँ 0 से रिप्रेजेंट करते थे और T को 1 से। तो P कंजंक्शन Q हमने निकाला, P कंजंक्शन Q। अब P के साथ हमको डिसजंक्शन करना है, तो यहाँ पर हम लिख लें P डिसजंक्शन P एंड Q। P एंड Q हमने यहाँ बनाया है। अब यहाँ से P के साथ हम चलें फॉल्स एंड फॉल्स, क्या होगा, ये और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है डिसजंक्शन, तो फॉल्स और फॉल्स 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 एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स,
और ट्रू एंड ट्रू ट्रू। अब जरा इन दोनों को देख लें आप, P और P एंड Q इक्वल टू P, तो फॉल्स फॉल्स, P और P एंड Q, P एंड Q हमने किया है फॉल्स 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 और ट्रू। तो यहाँ फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, ये तो ट्रू होगा, और ऑपरेशन है P और P एंड Q, तो P एंड Q तो फॉल्स है लेकिन P ट्रू है, तो यहाँ ट्रू होगा। अब इन दोनों को देखिए, इसका मतलब है कि जब भी इक्विवेलेंस के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि P कंजंक्शन P डिसजंक्शन Q या P इक्विवेलेंट है, उसी तरह P डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, इसको अगर बुलियन इक्वेशन में हम बोले तो हम बोल सकते हैं P एंड P और Q इक्वल टू P, P और P एंड Q इक्वल टू P। तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ मतलब ये एब्जॉर्ब हो गया, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप सिंगल प्रोपोजिशन P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से किया जा सकता है। इसको आप घर में बैठ के अपने से शांति से प्रूफ करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप बताएंगे। हमें आशा रखते हैं कि अगर आप बुलियन लॉ पढ़े हुए हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक है इम्प्लीकेशन लॉ। इम्प्लीकेशन लॉ क्या कहता है? P इम्प्लाइज Q, आपने पढ़ा है, आप देखेंगे, ऐसे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है। तो P इम्प्लाइज Q का यहाँ पर हम लिख लेते हैं P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q है तो क्या होता है? फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। यही है P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q को विशेष रूप से ध्यान में रखें। देखिए P इम्प्लाइज Q जो है वो इम्प्लीकेशन लॉ में भी है, कॉन्ट्रापॉजिटिव लॉ में भी है, यहाँ भी आप देख लीजिए रिवर्स और कन्वर्स सब में P इम्प्लाइज Q हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर कैपिटल Q हमने लिखा है तो इसको स्मॉल q ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जरा सा देखिए P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल तो हमने बना लिया है। ये कहता है इम्प्लीकेशन लॉ कि निगेशन ऑफ P और Q, तो P और Q कहीं हमने बनाया है क्या? ये देखिए तो P और Q तो हमने ऑलरेडी बनाया रखा है। इसका निगेशन जरा करके देखिए। F का निगेशन क्या होगा? ट्रू होगा, और ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा, और ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा। तो सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। हमें क्या करना है? निगेशन ऑफ P और Q, ये हमारा इक्वेशन है। तो निगेशन ऑफ P हमारा यहाँ है और Q है, तो निगेशन ऑफ P और Q, देखिए ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको जरा गौर से देखें, ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ P और Q, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू होगा। अब इन दोनों को देखिए आप, ऐसे इसको हमने डिस्कस किया था जब लॉजिक सर्किट हमने बनाया था, तो हमने निगेशन ऑफ P और Q के आधार पर डिजाइन किया था सर्किट। पिछले लेक्चर में आप देख लेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब है कि इम्प्लीकेशन लॉ इक्विवेलेंट है। आप P
इम्प्लाइज क्यू लिखें या निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू लिखें या निगेशन ऑफ पी और क्यू बोले, बात बराबर है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। अब कैसे बराबर होगा जरा सा देख लीजिए, अब इसको समझ लें हम तो ज़्यादा बेटर है। हम बोल रहे हैं इफ पी देन क्यू, इफ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम, इसका मतलब तो यही है, इफ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि आइदर यू डोंट स्टडी और यू पास द एग्जाम। तो एग्जाम पास, यहां और ऑपरेशन से हमारा काम चल रहा है, मीनिंग दोनों का एक है। तो इस बात को हम समझ गए, इसको गौर से देखेंगे आप समझेंगे, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक है कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ। देखिए तीन बातें हो रही है, P इंप्लाइज Q, यहां पर हमने नॉट इक्वल टू लिखा है, निगेशन ऑफ, क्या सेम बात है, P इंप्लाइज Q और निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q। हमने कहा इफ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम, ये हमारा सेंटेंस है। और इसमें हमने सेंटेंस को क्या किया है, इफ यू डू नॉट स्टडी देन यू नॉट पास द एग्जाम। देखिए अपने ब्रेन लॉजिक पर हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि दोनों तो सेम ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कहा इफ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम, अगर आप नहीं पढ़ते हैं और तब आप नहीं पास होंगे या पास होंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप बिना पढ़े भी पास कर जाए, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है उसकी बात करेंगे, उसके ट्रूथ वैल्यू की बात करेंगे, ये दोनों सेम नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको कभी भी इससे इक्विवेलेंट नहीं करेंगे। क्या हमने किया है, ये रिवर्स है, हमने P और Q में दोनों में निगेशन लगा दिया। तो इम्प्लीकेशन में ऐसा नहीं चलेगा कि P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहा कि P इंप्लाइज Q, और इसमें हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, इफ P देन Q को हमने किया इफ Q देन P, इफ Q देन P, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स। तो रिवर्स और कन्वर्स के विषय में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि यदि हम P इंप्लाइज Q को निगेशन ऑफ P, मतलब दोनों ही प्रोपोजिशनल वेरिएबल में अगर निगेशन कर दें, इक्विवेलेंट नहीं है। अगर हम उल्टा कर दें, केवल इम्प्लीकेशन का सिंबल रखते हुए वेरिएबल को उलट दें, तब भी मीनिंग नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा वैल्यू है जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है कि आप अगर उल्टा कर रहे हैं, Q इंप्लाइज P कर रहे हैं, तो दोनों को निगेशन भी साथ में कीजिए, मतलब निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। अब इसका मतलब क्या है, हमने कहा इफ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम, P इंप्लाइज Q। ये क्या कह रहा है, इफ यू डू नॉट स्टडी देन यू डू नॉट पास द एग्जाम, जो हमने नहीं कहा है। हमने कहा इफ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम। ये क्या कह रहा है, इफ यू डू नॉट पास द, इफ यू पास द एग्जाम दैट मीन्स यू स्टडी, यदि आप पास हो गए तो आपने पढ़ाई की है। हम ये बात बोल नहीं रहे हैं, हमारा क्या कहना है कि यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप पास होंगे। हम इसको सेंटेंशियल फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि इफ यू स्टडी देन यू विल पास द एग्जाम, ऐसा हमने किसी को कहा। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इफ यू डू नॉट स्टडी देन यू विल नॉट पास द एग्जाम। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए जनरल मीनिंग में हम भले ही एक समान लगे, इसलिए, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं, हमारा जो सेंटेंस है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। जो आर्गुमेंट है हमारे पास जो प्रोपोजिशन है और कंक्लूजन में कहीं कोई अंतर नहीं आना है, प्रोपोजिशन स्पष्ट होना चाहिए। तो ये दोनों समान नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ समान है। ये क्या कहता है
कि P implies Q is equal to negation of imply negation of P. मतलब if you do not pass the exam, then certainly you do not study. अगर आप पास नहीं किए, हमने कहा अगर आप पास पढ़ते हैं तो पास करते हैं, आपने पास नहीं किया इसका मतलब पढ़ाई नहीं की। ये दोनों मीनिंग सेम है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ पर विशेष आप ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ पर एग्जामिनेशन में भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। जरा सा देखिए हमने क्या किया है, हम एक और जरा सा बना लें। इम्प्लीकेशन P इम्प्लाई Q तो है ही हमारे पास। हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए बनाते हैं। बाकी रिवर्स कन्वर्स आप अपने से वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी किया जा सकता है। जरा सा देखिए ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करता है। निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। पहले हमने P इम्प्लाइज Q किया है, तो P इम्प्लाई Q ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स एंड ट्रू निश्चित रूप से ट्रू होगा। देन ट्रू एंड फॉल्स, ये कंडीशन गलत है। ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और लास्ट में चले जाइए, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स। अब आप देख सकते हैं P इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ये दोनों सेम है। आप ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंस में है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। जरा सा हम देखिए, आप इधर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा और जगह लेंगे आपका। ये हमारा क्या कहता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ट्रू ट्रू निश्चित रूप से ट्रू होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। अब देखिए यहाँ पे इसको जरा गौर से देखिए, ट्रू एंड फॉल्स, ये फॉल्स होगा। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स हो जाता है तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये फॉल्स होगा, ये हमारा ट्रू है। अब आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, हमारा P इम्प्लाइज Q क्या कहता है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू। इस पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमको गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे फॉल्स थर्ड में है, रो में है, और यहाँ सेकेंड रो में फॉल्स आ रहा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ट्रूथ टेबल से वेरीफाई आप करके देख सकते हैं, ये सेंटेंस या स्टेटमेंट इक्वल नहीं है। ठीक उसी तरह दूसरा जरा सा कन्वर्स का भी देख लें। कन्वर्स क्या कहता है, Q इम्प्लाइज P। अब जरा Q इम्प्लाइज P क्या कहता है, उसको भी हम लोग चेक कर लें। Q इम्प्लाइज P मतलब P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, क्या दोनों सेम है? तो Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q हमने किया था, Q इम्प्लाइज P करते हैं फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। Q इम्प्लाइज P है तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। ये अगर फॉल्स हो जाए तो कोई बात नहीं है, तो ट्रू होगा ही होगा, और ट्रू 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 होगा। इसका मतलब है अब P इम्प्लाइज Q ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, और यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इन दोनों को आप देखें तो इक्विवेलेंट है। तो यही तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। अब हम ऐसे लिख रहे हैं P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ये पहला कंडीशन है
जो हमने अभी वेरीफाई किया। इन दोनों को भी देखिए तो ये एक्चुअल में वही बात बोल रहे हैं, Q implies P is equivalent to negation of P implies negation of Q। ये भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ही है। बात समझ में आई? Q imply P is equivalent to negation of P implies negation of Q। इन दोनों को अगर देखें तो एक दूसरे कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। हम आशा रखते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल है आप एक बार बढ़िया से अपने नोटबुक में उतार लें और इनको याद रखने की कोशिश करें। आगे जब भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, किसी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके इक्विवेलेंस को आप इस लॉ को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी लॉजिकल प्रूफ अगर साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करने का कोई क्वेश्चन होगा, तो ये सारे लॉ बड़े काम के आएंगे। इनके बगैर आप प्रोपोजिशनल लॉजिक के प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। जनरली यही सारे लॉ पर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर के कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो हम आशा रखते हैं कि जिसमें आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, डबल निगेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ये तो आप जानते ही हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ भी आप जानते हैं। इम्प्लीकेशन लॉ, कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ, उसके बाद रिवर्स और कन्वर्स का कॉन्सेप्ट। ये लॉ नहीं है, रिवर्स और कन्वर्स हमने समझाने के लिए आपको दे दिया ताकि आप कभी इसमें कंफ्यूज ना करें, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये वो सारे लॉ हैं जिनको हम अपने प्रोपोजिशनल लॉजिक में यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में, या किसी स्टेटमेंट को जब हमको प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी। आगे हम लोग और देखेंगे। अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे, आप प्रोपोजिशनल लॉजिक को और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे इस सब्जेक्ट में किसी तरह के प्रॉब्लम में नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुआ आगे, उसके लिए कम से कम 10 बार इस लॉ को आप लिखेंगे, नोट करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। 2-4-10 बार अगर आप खुद से लिखेंगे तो हम आशा रखते हैं, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी लॉ हमने बन रहा है, हमने डिटेल इसका ट्रूथ टेबल में इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो हर लॉ को ट्रूथ टेबल बना करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं और आप पाएंगे कि ये सारे इक्विवेलेंस बिल्कुल टेस्टेड हैं। इसीलिए इनको लॉ बोला गया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। जब इक्वेशन सॉल्यूशन सोल्व करने की बात होगी तो आप इस लॉ को डायरेक्ट प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं हमको एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करना है तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसको सॉल्यूशन में लेके हम सीधे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट इक्वेशन को डायरेक्ट रिप्लेस किया जा सकता है पहले इक्वेशन से, ताकि हम आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।